सप्तम भाव से जिनका विचार किया जाता है, ऐसी विषयों का हमने अब तक अध्ययन किया है। ठीक है, तो सप्तम भाव से पति और पत्नी संबंधित विषयक बातों का विचार होता है। सप्तम भाव से व्यवसाय का भी विचार होता है। इस समय हम लोग बृहत पाराशर होरा शास्त्र में वर्णित सप्तम भाव से विचारणीय विषयों का और इस विशिष्ट योगों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं। आज का जो विषय है हमारा, वो थोड़ा गंभीर विषय है ना। और उसको आप थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक ही लेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। विषय है काम, वासना और ज्योतिष। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थ कहे गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सम्यक हो जाए, धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ की जो प्राप्ति हमको हो वो धर्म पूर्वक हो, है ना। मर्यादा का ध्यान रखा जाए। छीना झपटी से बलात् धनार्जन हमारी संस्कृति का कभी भी आधार नहीं रहा। इसी तरह से धर्म के मार्ग से जो अर्थ की प्राप्ति हमको होती है, वही हमारा कल्याण करती है। उसी से हमारी कामनाओं की पूर्तियां हो। काम कहते हैं इच्छाओं को। हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो। और इच्छाओं की पूर्ति करते हुए धीरे धीरे हम संतुष्टता के उस स्तर पर पहुंचे जहां पर जाकर के हम अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। मोक्ष अर्थात मुक्त जीवन। जीवन में जीते हुए ही मुक्ति की भावना को अनुभव कर लें। अष्टावक्र जी का संवाद, जनक जी का संवाद आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। उन्होंने पूछा, राजा जनक ने एक बार उनसे कि मैं जीवन मुक्त कितने क्षणों में हो सकता हूँ, कितने समय में हो सकता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज, जब आप घोड़े पर चढ़ते हैं तो एक रकाब पर जब पैर रखते हैं, उसके बाद दूसरी रकाब पर पैर रखने में जितना समय लगता है उतने समय में आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो बोले, आप मुझे इस मोक्ष का, आप मुझे जो आधार है उसका मुझे आप ज्ञान कराइए। राजा जनक, है ना, जिनको विदेह राज भी कहा जाता है। तो जीवन में रहते हुए भी उन्होंने अपने शरीर से अपने स्वयं को अनुभव कर लिया था। तो यही मुक्ति है, जीवन मुक्ति तो यही है कि आप शरीर नहीं है। यू आर नॉट ए बॉडी, है ना। आप इस शरीर में एक चेतन अंश हैं जो कुछ समय के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय की संकल्पना हमारी भारतीय संस्कृति में मिलती है। तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र में काम भाव, क्योंकि आजकल जो कलयुग का समय चल रहा है, इस समय ये भाव इतना विकृत हो गया है कि चारों तरफ देखा जाए तो कितना अधिक व्यभिचार समाज में फैल रहा है ना। पर पुरुष संपर्क, पर स्त्रियों से संपर्क आजकल बहुत आम बातें देखने को मिल रही हैं। समाचार पत्र भरे हुए हैं, मीडिया भरा हुआ है इन सब चीजों से। तो एक पत्नी, एक पति के होते हुए भी अन्य अन्य पुरुषों से, अन्य अन्य स्त्रियों से संयोग की भावना इतनी बलवती हो गई है इस युग में, क्योंकि काल का प्रभाव है। चारों तरफ पाश्चात्य सभ्यता है, अपना प्रसार और प्रचार कर रही है। तो लोगों के जो नैतिक मूल्य है ना, उनका ह्रास होता चला जा रहा है। अब लोग संयम की भावना, जो उनके अंदर नियंत्रण की भावना होनी चाहिए थी, वो अब धीरे धीरे क्षय हो रही है। तो इसका आभास हमारे जो ऋषि पाराशर हुए, उन्होंने अपने ग्रंथ में इन योगों के विषय में लिखा कि जब ऐसे ऐसी विशिष्ट ग्रह स्थितियां बनती हैं तो जातक या जातिका पर पुरुष गामिनी या पर स्त्री गामिनी गामी हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या विशिष्ट योग होते हैं जिसमें उनकी जो काम प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाए, तो उस विषय में कुछ योग उन्होंने लिखे हैं। आपको स्लाइड दिखाई दे रही है सभी लोगों को? नहीं। नहीं नहीं। स्लाइड तो मैंने शेयर कर दी है। तो लोड ही हो रही है गुरुजी, अभी तक स्क्रीनिंग शेयरिंग आ रहा है। अभी आई। अब आइए।
अब दिख रहा है? वो चल नहीं, निकल गई अभी। नहीं, निकल गए। अभी अब आई। आ गए, लेकिन छोटा दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, इसको जूम कर लीजिए आप, है ना। चलिए, तो काम प्रवृत्ति निरूपण योग, आज का जो विषय है हमारा, वो बृहत् पाराशर होरा शास्त्रे वर्णिता काम प्रवृत्ति निरूपण योग। तो काम की प्रवृत्ति का निरूपण करने वाले ऐसे विशिष्ट योग क्या होते हैं, उसके बारे में लिखते हैं बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर। प्रथम पद्य है कि जामित्रे मंद भौमे तु तदीशे मंद भूमिजे वैश्यावाचारिणी वापि तस्य भार्या न संशयः भौमांशगते शुक्रे भौमक्षेत्रगतेऽथवा भौमयुक्तेऽथवा दृष्टे भगचुम्बन भाग भवेत् मंदांशगते शुक्रे मंदक्षेत्रगतेऽपि च मंदयुक्ते च दृष्टे च शिश्नचुम्बन तत्परः दारे सस्वच्छ सावासिस्थे द्यूने शुभ समन्विते लग्ने से बल संयुक्ते कलत्रस्थान गते सति पुत्र पौत्रादि संयुक्ता गुणाढ्या तस्य गेहिनी। तो प्रथम पद्य में क्या कहा? जामित्रे, जामित्र भाव कहते हैं सप्तम भाव को, सेवेंथ हाउस को। सेवेंथ हाउस इज कॉल्ड जामित्र भाव, है ना। तो यदि सप्तम भावे मंद भाव में, मंद अर्थात शनि ही, शनि मंदम मंदम चलति ना, अतः शनिश्चर इति कथ्यते, मंद अपि कथ्यते। शनि का ही दूसरा नाम मंद है। तो सप्तम भाव में शनि और भौम हो जाए। भौम कौन है? वही भूम्यः पुत्रः, मंगल। भूमि के जो पुत्र हैं भौम, मंगल। मंगल है। मंगल मंगल। मंगल। हाँ, तो शनि और कुज दोनों की उपस्थिति हो जाए। कहां पर हो जाए? सेवेंथ हाउस में, सप्तम भाव में। जामित्रे मंद भाव में, अर्थात यदि सप्तम भावे शनि कुजयो स्थिति, यदि सप्तम भाव में शनि और मंगल की स्थिति हो, तदीशे मंद भूमिजे। तदीशे का अर्थ समझ लीजिए ध्यान से आप लोग, व्यास जी विशेष रूप से आप। तदीशे का अर्थ यहां पर क्या है? जहां पर शनि और मंगल उपस्थित हैं। किस भाव में उपस्थित हैं? सप्तम भाव में, सप्तम। अर्थात सप्तमेश। तो तदीश कौन हुआ? वहां का स्वामी कौन हुआ? सप्तमेश। ठीक है। तदीशे मंद भूमिजे, और सप्तमेश जो है वो स्वयं अपने आप में या तो मंद हो जाए या भूमिज 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 हो जाए, है ना। भूमि से उत्पन्न कौन? भूमि से जन्म लेने वाले कौन? मंगल। या तो सप्तम भाव में शनि मंगल हो, अथवा सप्तमेश स्वयं या तो शनि हो या मंगल हो, दोनों में से एक शर्त हो जाए। तो वेश्यावाचारिणी वापि तस्य भार्या न संचय। अर्थ क्या हुआ? जातकस्य भार्या वेश्या भवति अथवा व्यभिचारिणी भवति। ठीक है, तो ये व्यभिचार योग है। अब आप सप्तम भाव में शनि और मंगल प्रेजेंट हो जाएं, और अथवा सप्तमेश स्वयं शनि हो जाए और वो सप्तम में ही हो, अथवा सप्तमेश मंगल हो जाए, वो भी जो है वहीं पर हो, सप्तम में। लेकिन मंद और भौम ये दोनों एक साथ होने चाहिए। तभी इस योग के विषय में लिखा है कि जो उसकी जो पत्नी होगी वो क्या होगी? तस्य भार्या वेश्या भवति, व्यभिचारिणी भवति। अब इसको आप दूसरा पद देख लीजिए। मैं धीरे धीरे आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा अभी। भौमांशक गते शुक्रे, भौम के अंश में, भौम के नवांश में, मंगल के नवांश में, गते माने चले गए हो। कौन चले गए हो? शुक्र चले गए हो, है सर ना। बहुत बारीक आ रहा है। हाँ, इसको आप जूम कर लीजिए अपने मोबाइल पर, लीजिए। भौमांशक गते शुक्रे, भौम के अंश में, भौम के नवांश में, ओ, नवाई सर जूम नवांश कर कुंडली में शुक्र जो है वो नहीं हो मंगल रहा की सर। राशियों में हो, है ना, मेष में हो या वृश्चिक में हो। शुक्र यदि कुजस्य नवांशे अथवा कुज राशि हो, कुज राश्या मेषे वृश्चिके वा स्थितः स्यात्, तस्य च कुजेन च दृष्टि युति संबंधः भवति चेत् जातकः सुरत्काले स्त्रियः भगस्य चुम्बने आसक्तः तत्परश्च भवति। ठीक है। शुक्र जो है वो मंगल की नवांश कुंडली में भौम के उसमें चले गए हो, नवांश में, अथवा भौम क्षेत्र गते, अथवा अथवा वो भौम के क्षेत्र में चले गए हो। भौम के क्षेत्र क्या है? मंगल के क्षेत्र क्या है? मंगल की दो ही राशियां हैं, मेष है और वृश्चिक है।
या तो शुक्र मंगल की राशियों में बैठे हों लग्न पत्रिका में, अथवा नवांश पत्रिका में शुक्र मंगल के नवांश में चले गए हों, मेष के नवांश में अथवा वृश्चिक के नवांश में। और एक चीज और जोड़ी गई, भौम युक्ते अथवा दृष्टे, जहां पर मंगल बैठे हों वहां शुक्र बैठे हों, वहां पर भौम से युक्त हों, मंगल के साथ बैठे हों, अथवा दृष्टे, अथवा मंगल की दृष्टि बन रही हो शुक्र पर, तो क्या होता है, भग चुम्बन भाग भवेत, अर्थात स्त्रियः भगस्य चुम्बने आसक्तः तत्परश्च भवति। जातक जो होता है वो स्त्रियों के भग चुम्बन में आसक्त होता है, माने इतना अधिक कामी होता है वो कि संयोग काल में अपनी स्त्री का भग चुम्बन भी कर लेता है। ठीक है, अब मैं आपको एक जन पत्रिका के माध्यम से ये योग दिखा देता हूं। देखिए, प्रथम योग तो प्रथम पद का लिखा हुआ है इसमें, सप्तम भाव में शनि और कुज की उपस्थिति है ना। तो ये व्यभिचारिणी अथवा पर पुरुष गामिनी या पर स्त्री गामिनी, पुरुष और जातक दोनों के लिए है ये। अगर पुरुष जातक है तो स्त्री के संदर्भ में देखेंगे, और स्त्री जातक है तो पुरुष के संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, और दूसरा जो योग है ये दूसरे पद का मैंने आपको बता दिया। यहां पर देखिए, लग्न पत्रिका में जो शुक्र हैं वो कहाँ बैठे हैं, मंगल के क्षेत्र में गए हैं। मंगल का क्षेत्र मेष या वृश्चिक होता है, तो यहाँ पर शुक्र बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और जहां शुक्र बैठे हैं वहां पर बैठे हुए शुक्र को मंगल देख रहे हैं, कुजः लिखा है जहां पर, मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र का संबंध जब भी बनेगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो जातक की काम प्रवृत्ति है ना व्यास जी, वो इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि जातक अपनी पत्नी से या अपने पति से, जातिका है तो पत्नी, जातक है तो पति, वो अपने अपने पार्टनर से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो ये काम प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, शुक्र के कारण बढ़ गई है। तो मंगल कौन है, मंगल अग्नि है, मंगल ऊर्जा है ना। और शुक्र कौन है, शुक्र व्यक्ति की कामुकता वाली ऊर्जा है। तो कामुकता वाली ऊर्जा को जब मंगल की ऊर्जा का सपोर्ट मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कामी हो जाता है। जब हम लोग विवाह मिलान करते हैं, जन्म पत्रिकाएं देखते हैं, आजकल तो एक परिपाटी चल पड़ी ना कि गुण मिलान कर लीजिए, बस गुण मिलान हो गया, 32 में से 25 गुण मिल गए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे एक की काम प्रवृत्ति बिल्कुल शांत है, बिल्कुल एकदम जिसे कहना चाहिए शीतल है, और एक बिल्कुल भड़काऊ है, भड़कती हुई आग है। तो भाई अग्नि का और जल का तो कभी मैच हो ही नहीं सकता, अग्नि और जल का तो सर्वथा वैर ही होता है ना। तो हम लोग, गुण मिलान क्या है, गुण मिलान चंद्रमा के नक्षत्र पर आधारित मिलान है, चंद्रमा के नक्षत्र का ही मिलान गुण मिलान होता है। तो केवल एक ग्रह के मिलान के आधार पर कभी मत रहिए आप, है ना। अन्य ग्रह कोई जीरो थोड़ी हो गए हैं। सूर्य की स्थिति देखिए कहाँ बैठे हैं, शुक्र कितने पावरफुल है, शुक्र को तो मैं सर्वाधिक प्राथमिकता देता हूं। वैवाहिक जब मिलान हम लोग करते हैं जातिका और जातक का, तो उस समय दोनों का कामुकता का ऊर्जा स्तर देखिए आप कैसा है। संतान उत्पत्ति की ताकत का पता भी तो शुक्र से ही चलेगा, शुक्र कितना बलवान है। विवाह हो गया, विवाह के बहुत वर्षों तक भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसके माने जो चीज हमको देखनी चाहिए थी वो हमने देखी नहीं। तो कुंडली मिलाने को इस तरह से आप चेक करिए वैवाहिक, है ना, ताकि उनका जो संबंध है वो स्वस्थ रहे, संतान की भी प्राप्ति हो और दोनों भोग का भी भोग कर पावे। हमारे यहाँ पर आप ग्रंथों की जब स्थिति को पढ़ना शुरू करेंगे तो आ, किस आसन में संयोग किया होगा स्त्री पुरुषों ने, चौपाया आसन में किया होगा अथवा मानव आसन में किया होगा, किस तरह से संभोग किया होगा, मतलब यहां तक लिखा गया है। और उस पर आधारित संतान की जो प्राप्ति होगी वो कैसी होगी, युगल संतान मिलेगी कि एकल संतान मिलेगी, संतान रुग्ण मिलेगी, संतान स्वस्थ मिलेगी, यहां तक विचार जो है वो हमारे ग्रंथों में, ज्योतिष के ग्रंथों में किया गया है। अब एक विचारणीय विषय है, क्या हम लोग सब कुछ चीजें का मुहूर्त हम लोग निकालते हैं। आपको गाड़ी खरीदनी है, पंडित जी से मुहूर्त पूछेंगे आप, कोई घर में नया सामान लेकर के आना है तो भी आप मुहूर्त पूछेंगे। लेकिन विवाह के तुरंत बाद में जब संतान उत्पत्ति का प्रयास युगल करते हैं तो किस लग्न में संसर्ग करें ताकि स्वस्थ संतान का जन्म हो, उसके बारे में कोई नहीं पूछता। सृष्टि का सृजन करने आप जा रहे हैं, सृष्टि के सृजन में, इस पवित्र यज्ञ में आप अपनी जो है आहुति दे रहे हैं,
इसके लिए समाज में कोई किसी प्रकार का मूर्त विषय नहीं पूछा जाता, क्योंकि अभी हमारे देश में संभवतः उतनी अधिक बोल्डनेस अभी नहीं है इस बारे में। लेकिन प्राचीन काल में ग्रंथों के प्रमाण इस बात को इंडिकेट करते हैं कि शुक्र की स्थिति का विचार करके, स्वस्थ लग्न का विचार करके ही संसर्ग किया जाता था। आजकल ये परिपाटी अब भौतिक चकाचौंध के दौर में लगभग लुप्त प्राय होती चली जा रही है। हाँ, इतना और पूछेंगे प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कि भाई संतान होने वाली है तो बता दीजिए किस लगन में हम इसका बच्चे का ऑपरेशन करवाएं। ये काम पूछने के लिए हम सब लोग बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आ गए हैं, है ना। वो जो प्राकृतिक तरीका है उसके ठीक विरोध में जाकर के, अरे प्रकृति जिस समय चयन कर रही है, बच्चा माता के गर्भ में जब आने को तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए, वो स्वाभाविक मुहूर्त ही तो वास्तविक मुहूर्त है। अब जाकर के पूछ करके हम किसी कालखंड का निर्णय कर लेते हैं। आजकल तो एस्ट्रो चाइल्ड की संज्ञा दी जा रही है व्यास जी ऐसे बच्चों को, कि जो पूछ करके और पेट फड़वा करके और प्रश्न को एक तरह से बढ़ावा देना है। मैं तो बाहर कहता हूं कि जो लोग इस तरीके के प्रश्न पूछने आए उनका कोई उत्तर आपको नहीं देना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर जब कहे, जब भाई जच्चा बच्चा दोनों को कोई प्रभावित करने वाली चीजें ना हो, ऐसी परिस्थिति में उनका जो है प्रसव इत्यादि वो कार्य करा लेना चाहिए। तो अब ये दो योग हमने पढ़े, अब हम आगे सर चलते। सेकंड को दोबारा तो बता दो सर, सेकंड योग को। सेकंड योग ये है कि शुक्र यदि मंगल के क्षेत्र में बैठा हो अथवा मंगल के नवांश में हो, नवांश पत्रिका में भी, नवांश कुंडली में भी वो मंगल की ही राशियों में हो, तो और वहां पर मंगल की दृष्टि हो रही हो, तो ये भग चुंबन का योग बन जाता है। यानी पुरुष जो है वो अपनी भार्या का भग चुंबन करने में कोई संकोच नहीं करता। आगे देखिए, मंदांशक गते शुक्रे मंद क्षेत्र गते पिचा मंद युक्ते च दृष्टे च शिष्ण चुंबन तत्परः। मंदांशक गते शुक्रे, मंद के अंश में, मंद कहते हैं शनि, शनि के अंशों में शुक्र चला गया हो, और मंद क्षेत्र गते पिवा, अथवा कहां चला गया हो शुक्र, मंद के शनि की राशि में, हाँ शनि क्षेत्र, की राशि में। मंगल शनि की मंद की जो राशियां हैं, कौन सी राशियां होती हैं शनि की, मकर कुंभ। हाँ, मकर और कुंभ में चला गया हो। तो मंदांशक गते शुक्रे अतः कुज शुक्रस्य शनिनाश है स्थान नवांश युति दृष्टि आदि संबंध मंद युक्ते च दृष्टे च, मंद युक्त हो रहा हो शुक्र के साथ में, अथवा दृष्टि हो रही हो, या तो शनि की दृष्टि हो रही हो शुक्र पर या फिर साथ में बैठा हुआ हो। ठीक है, तो शनि का और शुक्र का जो संबंध बन जाए नवांश पत्रिका में और लग्न पत्रिका में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शिश्न चुंबन तत्परा, जो भार्या है वो अपने पति का, स्वामी का शिश्न चुंबन भी कर लेती है। ठीक है, इस योग को बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। बस शुक्र का और शनि का संबंध हमको देखना है कि शुक्र कहाँ हो, शनि के क्षेत्र में बैठा हुआ हो और वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो शुक्र के ऊपर। आगे योग के विषय में चलते हैं। दारे से स्वच्छ राशि स्थे द्युने शुभ समन्विते लग्ने से बल संयुक्ते कलत्र स्थान गते सती। दारेश, दारेश कौन होता है, सप्तमेश। ठीक है, हाँ, तो यहां पर बताया गया गुणाढ्य भार्या योग है एक तरह से। दारेश स्वच्छ राशि स्थित, अपनी उच्च राशि में स्थित हो, सप्तमेश उच्च राशि में बैठा हो, द्युने शुभ समन्विते। ठीक है, द्युन में बैठा हो, सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रहों की युति हो रही हो, यानी सप्तम भाव शुभ ग्रह युतः स्यात्। तो और लगने से बल संयुक्ते, लग्नेश जो हो वो बलपूर्ण हो, लग्नेशः बलपूर्णः यदा भवति, कहां पर, सप्तम स्थाने स्थिताः कलत्र स्थान गते सति, लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो, बलवान होकर के बैठा हो, तो क्या होता है, पुत्र पौत्रादि संयुक्ता गुणाढ्या तस्य गेहिनी, तस्य गेहिनी अर्थात तस्य भार्या पुत्र पौत्रादि संयुक्ता भवती, उसकी जो पत्नी होती है वो पुत्र और पौत्रों से संयुक्त होती है। ये अच्छा योग है, शुभ योग है ना, गुणों से युक्त होती है, तो ये गुणाढ्य भार्या योग कहा जाता है। तो ये मैंने इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सप्तम भाव लगभग पूरा हो गया है, कुछ पद बचे हैं लेकिन वो मिले जुले हैं, तो मैं उनको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, समय मिलेगा
तो मैं आगे उसको मैं पूरा कर लूंगा, उसको मैं ले लूंगा पूरा। ठीक है, अब इस विषय से संबंधित किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। एक विचारणीय विषय आपको मैं बताता हूँ। एक बार मैंने ज्योतिष की कार्यशाला जब ली थी, तो उसमें मंगल और शुक्र से मैंने एक योग आपको बताया था कि यदि मंगल और शुक्र और उसके साथ में यदि राहु भी उपस्थित हो जाए, और कहां पर हो, मंगल की ही राशियों में ऐसा प्रभाव हो, तो मैंने ये योग रेपिस्ट लोगों की जन्म पत्रिकाओं में देखा है। मंगल, शुक्र और राहु का जो संयोग है, ऐसा व्यक्ति बलात् हरण कर लेता है, शील भंग, बलात् शील भंग कर लेता है। और ऐसे योगों वाले व्यक्तियों से अपने बच्चों को सावधान कर देना चाहिए, चाहे वो कितने भी घनिष्ठ संबंधी ही क्यों ना। ये एक ज्योतिष का एक ये सलाह है मेरी कि आजकल संबंधियों की आड़ में बहुत सारे भेड़िए छुपे हुए बैठे हैं व्यास जी। आपकी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे थे कि चाचा जी के साथ चली गई, मामा के साथ चली गई। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके मामा सबके चाचा खराब ही होते हैं, रेपिस्ट ही होते हैं, लेकिन आप आजकल बहुत सारे केस सुन रहे हैं, परिवार के परिवार में ही ये सब चीजें देखने को हमको मिलती हैं कि जो है चचेरे उसने, ममेरे उसने, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब रिश्तों को मैं शक की निगाहों से देखने को तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ज्योतिष का जो सत्य है वो सत्य है। और काम प्रवृत्ति के बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक हमको मिलता है, मुझे याद नहीं आ रहा वो, कि कहा कि पिता और पुत्री को भी एक साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए, मतलब यहां तक भी लिखा गया है। तो है ना, तो भाई भाव है कब विकृत हो जाए। यद्यपि संयम और शील, हम लोग सब भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों में पड़े पले बड़े लोग हैं, लेकिन जब हम लोग बातों का विचार कर रहे हो तो इन सारे तथ्यों को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। मंगल का आज के सत्र से हम 4-5 पद्यों से यही समझे कि मंगल शुक्र का संबंध अथवा शुक्र शनि का जो संबंध होता है, माने शुक्र जब जब पाप ग्रहों के प्रभाव में आएगा, नैसर्गिक पाप ग्रहों के प्रभाव में आएगा, तब तब उसके अंदर विकृति आएगी ही आएगी। ये जान लीजिए, ये ज्योतिष का सत्य है। तो ग्रंथ सर का, दोबारा बता दीजिए, जी, मंगल शुक्र राहु वाला दोबारा बता दीजिए। मंगल का शुक्र से संबंध हो, राहु की युति हो रही हो, ठीक है, जी राहु का जी। प्रभाव हो रहा हो, तो ये एक तरह से बलात्कारी पुरुष जो होते हैं, बलात्कारी स्त्रियां भी नहीं, होती, पुरुष ही नहीं किस होते। राशि में बताया सर? कोई भी भाव में। मंगल की राशियों में हो अथवा शनि की राशियों में हो, तब विशेष प्रभाव बनता है। ठीक है, तो ग्रंथ को पढ़ने से हमारी जो बुद्धि है वो ज्योतिषीय योगों को समझने में आसान हो जाती है। मोनिका जी हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। हाँ, तो ग्रंथ हमको एक समग्र दृष्टि देते हैं। आप विचार करने के लिए बहुत सारे तथ्यों को ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक पासवर्ड ऋषि पाराशर ने आपको दे दिया कि भाई मंगल शुक्र का या मंगल शनि का या मंगल शुक्र शनि तीनों का जो संबंध होगा वो कहीं ना कहीं विकृति लेकर के आएगा, या तो काम भाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा, अथवा ऐसा व्यक्ति परपुरुष गामिनी या पर स्त्री गामिनी की तरफ चला जाएगा। अफेयर्स हो जाएंगे, आफ्टर मैरिज रिलेशन आजकल बहुत बन रहे हैं। तो विवाह मिलान जब आप करने जाए ना, अपनी बच्ची का, अपनी बहू, अपनी बेटी का, है ना, अपने किसी रिलेटिव की लड़की का, तो जिस लड़के से आप करने जा रहे हैं उसके काम भाव को चेक करने का मैंने आपको छोटा सा आधार आपको बता दिया। ग्रंथ के आधार पर इसको भी चेक करें आप, केवल गुण के जी पर आश्रित ही ना रहे, है ना। उसके अंदर वो विकृति तो, उसके लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे, तो उसकी भी जांच करके जाएं, और सोच के सर, संभल करके जो है संबंधों को जोड़ें भैया, है ना। ज्योतिष का भी सहारा इस मामले में हमको लाभकारी होता है। सर जो किसी भी भाव में हो। सप्तम भाव में प्रभाव पड़ रहा है, लग्न पर प्रभाव पड़ रहा है, तो विशेष योग हो गए ना। सप्तम से लिंक नहीं अगर बन गया है तो कहीं ना कहीं सप्तम यानी मैरिड लाइफ में विकृति आने की संभावना बन रही है। नहीं सर, मंगल राहु और शुक्र किसी भी भाव में हो। नहीं, सप्तम पर ज्यादा प्रभाव होना चाहिए, तभी तो मैरिड लाइफ बिगड़ेगी। डरिए मत। ठीक है, ये जन्म पत्रिका मैंने शेयर की है, देखिए दिखाई दे रही है आप सब लोगों को? अभी नहीं। नहीं आई। नहीं? हवाई। आ गई सर। हाँ देखिए,
किस लग्न की जन्मपत्रिका है? नहीं, बहुत गुरुजी छोटा फुल है, स्क्रीन पे नहीं आ रही बहुत है कि सर, आपका छोटा। भी आ जा रहा है बीच में, पहले हाँ नहीं आता बहुत था। जेमिनी है सर, बारीक है बहुत। हाँ, इसको जूम करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल में। और यदि आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो आपको क्लियर दिखाई देगा बिल्कुल। मोबाइल पर लैपटॉप थोड़ा से सा हल्का देखो दिखाई देता है। नहीं गुरुजी, सर। ऐसा हो रहा है ना कि पहले कुंडली केवल स्क्रीन पे आती थी, अब आपका भी पिक आ रहा है, कुंडली का भी आ रहा है, तो जगह कम हो जा रही है। अच्छा, ऐसा हो रहा है। हाँ। मैं भी ठीक करता हूँ। में- हाँ, बताइए। सर मिथुन राशि है। मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है इसकी, है ना? राशि नहीं जी है, राशि जी। तो मेष है। हाँ मिथुन चंद्रमा हाँ। लग्न। जिस राशि में मिथुन लग्न। वो राशि होती है। सॉरी। हाँ मिथुन लग्न से। हाँ, और प्रथम भाव में जो राशि होती है वो लग्न होती है। जी जी। तो मिथुन लग्न है। देखिए, शुक्र की स्थिति देखिए पहले तो इसकी। शुक्र स्वग्रही है पंचम भाव में। बलवान है। बलवान। हाँ, अपनी राशि में है तो बलवान ही है। अपनी राशि में है तो बलवान है। देखिए, ग्रह बलवान कब होता है? अब तक एक साल आपको पढ़ते हुए हो गया। ग्रह बलवान होता है सबसे अधिक अपनी उच्च राशि में। राशि में। 100% फल देता है वो। उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में बलवान होता है वो। उसके बाद अपनी, वो जब स्व राशि में होता है तब बलवान होता है वो। उसके बाद फिर वो अपनी मित्र की राशि में बलवान होता है। फिर उसके बाद बल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो शुक्र है वो थर्ड कैटेगरी में आ गया, है ना? लेकिन यहाँ दिशा बल भी है गुरुजी। हाँ जी। दिग्बली है। हाँ, दिग्बली भी है लगभग। शुक्र जो है वो कहाँ पर होते हैं दिग्बली? उत्तर दिशा में। चार, चार में, हाँ, चौथे भाव में। चौथे भाव चतुर्थ में भाव में। उत्तर दिशा की ओर बली होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र बलवान है। अच्छा, अब मंगल को देखिए। क्या मंगल बलवान है? स्वराशि में है सर। स्वराशि में। भाई घर में है। मंगल अपनी ही राशि में है, लेकिन भाई घर छठे में है। भाव में। मंगल भी बलवान है। ठीक है। अब अब मैंने जो आपको योग बताए अभी कि शुक्र भी बलवान है, मंगल भी बलवान है, लेकिन अब आप नवांश पत्रिका में आइए। नवांश पत्रिका में देखिए, शुक्र का संबंध मंगल से या शनि से कहीं बन रहा है क्या? शनि की युति हो गई। मंगल की दृष्टि है मंगल की तो दृष्टि है। मंगल की क्योंकि, मंगल की दृष्टि है, शुक्र और शनि की युति। हालांकि व्यास जी एक बात बताऊं आपको मैं, हम्म। वर्ग कुंडलियों में दृष्टियों का भी प्रभाव होता, दृष्टियां देखी जानी चाहिए, इसका प्रमाण बृहद देखिए। पाराशर में तो है या नहीं? जैसे हम लग्न पत्रिका में ग्रहों की दृष्टियां देखते हैं, ऐसे ही वर्ग कुंडलियों में, वर्ग कुंडलियां मतलब जैसे ये नवांश, दशमांश, है ना, सप्तमांश सब, हाँ। सप्तमांश, इनमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इसका प्रमाण है या नहीं आपको मिला? चलिए नहीं ढूंढना नहीं इसको नहीं, आप। नहीं, नहीं चलिए, मिला। तो यहाँ देखिए, नवांश पत्रिका में मंगल चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। जी शनि भी वहीं बैठे हैं शुक्र के ही साथ, है ना? जी मंगल का शनि का शुक्र का संयोग बन गया। जी। बन गया। देखिए, राहु बैठे हैं नवम में। नवम दृष्टि से राहु को भी देखिए, वो भी शुक्र पर प्रभाव डाल रहे हैं। हम्म। ठीक है, ये व्यक्ति नंबर 1 का भोगी प्रवृत्ति का रहा। विवाह से पहले इसके 2 अफेयर रहे, और दोनों अफेयर्स में शारीरिक संबंध इसके स्थापित हुए दोनों लड़कियों से। और अब विवाह हो गया, तीसरी स्त्री जीवन में आ गई। विवाह के बाद फिर ये विदेश चला गया कुछ काम के सिलसिले में। चौथी स्त्री से भी वहां भी कुछ ना कुछ लपड़म झपड़म इसने किया ही होगा। मैं तो मान ही नहीं सकता ऐसे लोगों को कि शांति से बैठ पाएंगे। तो ये कुछ योग होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं बिल्कुल। तो शुक्र का, मंगल का, राहु का, शनि का प्रभाव अगर जन्म पत्रिका में दिख रहा है तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान हो जाएं, हल्के में उस व्यक्ति को ना ले, है ना? ऐसे सर व्यक्ति सप्तम में तो नहीं है गुरु सर। जी। इन 4 नवरात्रों में तो संयम का पालन करना ही करना चाहिए। जैसे जब चैत्र के नवरात्र आए तो 9 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करिए। शारदीय नवरात्रों में भी यही करिए। फिर कब आते हैं वो? फिर आते हैं वो महा में, और आषाढ़ में आते हैं, उनको गुप्त नवरात्र कहते हैं, वो सबके लिए नहीं होते।
यद्यपि गुरु के मार्गदर्शन में आप करेंगे तो आपको चैत्र और शारदीय नवरात्रों से अधिक लाभ आपको मिलेगा। वो अधिक प्रचलित भी नहीं है। तंत्र तांत्रिक लोग जो होते हैं और जो साधक लोग होते हैं वो उनका प्रयोग करते हैं, जो अपनी ऊर्जा को रोक सकें। नहीं तो आजकल तो स्थिति ये है कि 9 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना आजकल की पीढ़ी के बस में है ही नहीं। अध्यात्म का बल बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनका नियंत्रण ही नहीं बचा। तो क्या तो योग करेंगे, क्या वो विद्याएं सीखेंगे? विद्याएं हमेशा ब्रह्मचर्य से आती हैं, विद्याएं हमेशा नियंत्रण से आती हैं। अपनी प्रवृत्तियों पर, अपनी कामुक भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर जब तक आप नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं पा सकते जीवन में। ये एक ऐसा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। नियमन करना जिस दिन आपके जीवन में आ गया ना, नियमन करना, अपने को रोकना, अपने को बांधना, है ना, इसी को कहा गया यम नियम। तो महर्षि पतंजलि ने लिखा जिनके बारे में, तो उनकी शुरुआत ही यम से होती है। 5 यम है ना, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। तो उसमें एक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म जैसा आचरण, ईश्वर जैसा आचरण। आप अपने को ऐश्वर्यशाली बनाइए, आप ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर उतारिए, आप निहित करिए। आप किसी से ईर्ष्या मत करिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए बिल्कुल। ये एक ऐसा भाव है, बड़ा चमत्कारिक है, असर करता है। ठीक है, जिसके प्रति आपके मन में द्वेष भाव समाया हुआ है उसको तिरोहित करिए, निकालिए धीरे धीरे, परमात्मा पर छोड़िए। ठीक है, आपका काम लड़ने भिड़ने का नहीं है। विद्यार्थी लोग हैं, हम सब लोग विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाले लोगों का किसी से छल कपट द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। तो प्राकृतिक शक्तियां आपकी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं आपकी। प्रातःकाल जल्दी उठिए, कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त का समय दृक पंचांग में दिया हुआ होता है आपके स्थान के अनुसार। दृक पंचांग आप लोग डाउनलोड करते ही हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए। ब्रह्म का मुहूर्त है वो, ईश्वरीय मुहूर्त है। अजीब सी एक पावर है उसके अंदर। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात, प्रदूषण नहीं होता, कम होता है। आप पूरे दिन में देखिए और उस समय का स्तर देखिए, आप चार्ज हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं आप। ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है। उस समय जो सोचते हैं, जो जो संकल्प कर लेते हैं, वो आपका पूरा हो जाता है। उस काल का बल है, काल में ही बल होता है। तो उचित यहीं से मुहूर्त की संकल्पना हमारी साकार होती है कि किस मुहूर्त में, कहाँ किस समय में कौन सा कार्य हमको करना चाहिए। ज्योतिषी का सबसे पहला धर्म है, हर समय हर कार्य नहीं होता, तो इसलिए पूजा पाठ के समय को प्रातः काल में बताया गया। तो मैं जो बात कर रहा हूं ना 4 नवरात्रों की, उन 4 नवरात्रों में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करिए, दैवीय आराधना करिए, अथवा अपने इष्ट का जप करिए, अथवा गुरु ने कोई मंत्र दिया हो उसका जप करिए। ठीक है, और जितना अधिक कर सकते हैं, अधिकस्य अधिकम फलम भवति, अधिक का अधिक फल होता है, उतना ही ज्यादा मिलता है जितना अधिक आप करते हैं। पुरस्चरण करिए मंत्र का। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। तो 24 लाख का एक पुरस्चरण हो जाता है। 24 24 24 24 24 चौक कितने हो गए जोशी जी? 96 हो गए, है ना। तो 96 लाख मंत्र जिस दिन आप जप लेंगे उस दिन आपके चारों पुरस्चरण, एक पुरस्चरण पूरा हो जाएगा आपका, है ना। सिद्धि हो जाएगी, आपके मंत्र में सिद्धि आ जाएगी। आप उस मंत्र का प्रयोग करके कुछ भी नैतिकता के दायरे में जब कुछ चीज मांगेंगे आप, प्रकृति आपको तुरंत दे देगी। कोई भी मंत्र होता है, जो 7 अक्षर का मंत्र है तो 7 लाख जप करने के बाद वो सिद्ध हो जाता है। 11 अक्षर का कोई मंत्र है तो 11 लाख जपने के बाद सिद्ध हो जाता है। ऐसे नहीं किताबों से पढ़ करके नहीं, सोशल मीडिया से लेकर के नहीं, गुरु के मुख से मंत्र लेना चाहिए, तब जाकर के उस मंत्र में चैतन्यता आती है। अन्यथा वो मंत्र क्या होता है? अन्यथा वो मंत्र केवल और केवल मृत होता है, मरा हुआ मंत्र होता है, उसमें प्राण नहीं होते। पुस्तक से पढ़ के ले लिया मंत्र पर जपना शुरू कर दिया। तो ऐसे करिए, आप आध्यात्मिक बल को बढ़ाइए। बृहद पाराशर में भी लिखा है, अपने जीवांश को कम करते चले जाइए, परमात्मांश को बढ़ाते चले जाइए। परमात्मांश का मतलब क्या है? कि दूसरों के हित में आपकी ऊर्जा लगे, अधिक से अधिक लगे, आपके पास जो है वो दूसरों के काम आए। जो जो जिस चीज में अपने को आप अमीर मानते हो, जिस चीज में अपने को आप पावरफुल मानते हो, वो चीज समाज के काम आनी शुरू हो गई जिस दिन ना, और उस दिन देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार स्वतः होते चले जाएंगे। स्वप्न में ही देवीय सत्ताएं आपको आभास करा देंगी आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, जब कभी कोई विघ्न इत्यादि आना होता है ना, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा यज्ञ, कुछ एक्स्ट्रा हवन मेरे शुरू हो जाते हैं, अचानक शुरू हो जाते हैं। कोई संकल्प नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस मन में इच्छा होती है कि यार ये शुरू कर दो। उसका प्रभाव ये होता है कि जो भारी विकराल संकट आना होता आता वो बहुत क्षणिक
प्रभाव के साथ चला जाता है, वापस हो जाता है। आपके अंदर वो बल है, आप अपना बहुत सारे एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं तक रोक सकते हैं। अपनी ओरा को इतना बढ़ा लीजिए आप अध्यात्म के बल पर, और वो संभव है केवल जप और ध्यान से। जप नहीं, कोई मंत्र नहीं है आपके पास, तो केवल और केवल भगवान के नाम का आप स्मरण करिए। भगवान नाम, सिया राम जय जय सिया राम, इतना कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, ये कर लीजिए। परम पूज्य शंकराचार्य गोवर्धन मठपुरी पीठ बार बार कहते हैं कि अगर कोई गुरु मंत्र नहीं है तो शिव 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 ऐसा उच्चारण कर लीजिए, आपकी सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम में तो इतनी शक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा है ना, कलयुग केवल नाम के ही आधार पर है। आजकल सात्विकता नष्ट भ्रष्ट होती चली जा रही है सर्वत्र। गुरु भी आजकल ऐसे हो गए हैं, गुरु घंटाल कहने में कोई शर्म संकोच हमें नहीं होती। तो सीधा है ना, गली गली गुरुओं के चक्कर में आप मत पड़िए। शिव ही साक्षात गुरु हैं। और अथवा अपना भगवान राम का नाम ले लीजिए, हनुमान जी का नाम ले लीजिए। अरे कुछ नहीं तो रात को सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। हमारे गुरु जी थे, उन्होंने हमको हनुमान जी की भक्ति में लगाया। कहने लगे कि जिसको कोई व्यक्ति डरा हुआ हो, भय हो रहा हो, आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, बोले कहीं मत भेजना, किसी गुरु घंटाल के पास मत भेजना, उसको सीधा हनुमान जी से जोड़ देना। कह देना सुबह को उठते समय, रात्रि को सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। आपका इतना साहस बढ़ जाएगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन कोई नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। करके देखिए, करने से सब चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और आपका कनेक्शन जो है ना, जो मेरे पीछे आपको ग्रह दिखाई दे रहे हैं, इनकी ऊर्जाओं से आपको हो जाएगा, फिर फलित आप करने लगोगे। ठीक। 35,000 में, 40,000 में, 50,000 में कोई आपको फलित करना नहीं सिखाएगा। आपका जिस दिन स्पिरिचुअल पावर, जिस दिन आपकी जागृत हो जाएगी, उस दिन आपको फलित करना स्वतः ही आ जाएगा। हाँ, उसके लिए पहले शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन करना भी आवश्यक है। ऋषियों की वाणी जिस दिन आपके मुख में घुस गई, उस दिन फलित करना स्वतः ही सिखा देगी। कोई शंका नहीं इस मामले में। ठीक है साहब, बहुत हो गया प्रवचन इस समय अब।